आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, यूँ तो पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त हमेशा से ही एक देरीना मुतालबा और ख्वाब दीवाने का रहा है, मगर जो हालात सहाफ़ियों के इस वक्त पेश हैं, शायद तारीख ऐसा मंजर कम ही देखने में आया होगा। एक जानिब रोज बरोज सहाफ़ी बरादरी अपनी जान की हिफाजत के पेश नज़र पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर है, तो दूसरी जानिब कल एक हादसाती तौर पर एक निजी चैनल की सहाफ़ी भी अपने फ़राइज़ की अदायगी में जान से चली गई। सितम यह है कि इस शहादत को भी सियासतदान और दीगर सियासी जमातें अपने अपने तौर पर रंग दे रहे हैं, जो कि हमारी अखलाकी पस्ती की दलील नजर आती है। इल्तिजा है खुदारा ऐसे वक्त में अपने मफादात को बालाए ताक रखकर मुतासरीन के जज्बात और एहसासात का ख्याल मुकद्दम रखें। राना सनाउल्लाह दूसरी जानिब सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और अरशद शरीफ के पाकिस्तान से जाने वाले से बात करते हुए कहा कि हम अरशद शरीफ के मामले की तह तक पहुंच चुके हैं। मजीद उनका क्या कहना था, ये सुन लेते हैं। देखें, जो जर्नलिस्ट भी मुल्क छोड़ के गए हैं, जिस तरह से अरशद शरीफ के मुल्क छोड़ के जाने की वजह वो थ्रेट अलर्ट बना जो KPK की गवर्नमेंट ने जारी किया, उस थ्रेट अलर्ट को जो है वो हम उसकी तह तक पहुंच चुके हैं। वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट था। वो इमरान खान के कहने पे KPK के वज़ीर आला ने जारी करवाया था। इस बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आपको जल्द जो है वो आपके सामने आ जाएगी। और वो वजह बना कि वो अरशद शरीफ साहब मरहूम जो पहले नहीं जाना चाहते थे, 2 मरतबा इमरान खान के बज़िद हो के कहने के बावजूद वो नहीं जा रहे थे। जब वो थ्रेट अलर्ट आया तो वो जाने पर रजामंद हो गए। अब जहाँ तक उनको ज़बरदस्ती मुल्क से भेजने वाली बात है, तो वो तो बात अब ऑलमोस्ट जो है वो प्रूव हो गई। जहां एक तरफ अब तक सिर्फ अरशद शरीफ शहीद सहाफ़ी की बात हो रही है, वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि और दूसरे सहाफ़ी भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को इस बारे में भी देखना चाहिए। हुकूमत का ये वो बदतरीन दौर है, मुझे कहने दीजिए, कहने में कोई शर्म आर नहीं है कि जहां पर सहाफ़त के लिए आज बहुत कठिन मराहिल और सूरत हाल नजर आती है, और ऐसी चैलेंजिंग सूरत हाल में एक के बाद एक सहाफ़ी का मुल्क से बाहर जाना स्टिल इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इंस्टीट्यूशंस, ऑन अर गवर्नमेंट के जी अब कौन भेज रहा है और अब क्यों जाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जहां माशी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, वहीं सियासी रहनुमा के रवैये कशीदगी को मजीद बढ़ाने का बाइस है। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में हंगामा रहे, खून खराबे की तैयारियों की खबरें भी इसी का हिस्सा है। इस हवाले से बात करें, आज परवेज खट्टक साबिक वजीर दिफा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें किसी भी किस्म की हंगामा आरआई को PTI की पॉलिसी के बरक्स करार दिया। वो क्या कह रहे थे, आइए सुन लेते हैं। अगर ये इस्लामाबाद बंद कर लेंगे, खुद बंद कर लेंगे और इल्ज़ाम हम पे लगाएंगे, आप मेरा कोई रास्ता बंद कर दे और मैं कहूँ कि यार मैं भी बैठ जाता हूँ, हम और हमारा मुल्क है यार, हमें कैसे रोकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर हमने कोई वहाँ पर गैर कानूनी काम करने आ रहे, हम हमें साबित करें। जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं, बंदूकें लेके आ रहे हैं, ये यार ये पठान के बाद तो हर एक के पास बंदूक है, लेकिन कभी तहरीक इंसाफ के किसी ने बंदूक नहीं उठाया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए कारकुनान के जोश को मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं। उनको मुस्तकबिल में अपने फैसले खुद करने के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी किस्म के मफामाना रवैये की नफी की है और अपने बैकडोर रवाबित के बारे में भी बात करते हुए नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आज़म को क्या कहा, ये सुनते हैं। आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें, और फिर आपने कोई एक और पैगाम, एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शबाशी, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता।
मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ मौजूदा वजीर दिफा ने भी कल इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के मुतालबे का जवाब देते हुए इलेक्शन की मुमकिन तारीख के हवाले से बात की। उनका क्या कहना था ये वो सुन लेते हैं। इलेक्शन की डेट मांगते हैं, 13 अगस्त को ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद 90 दिन गिन लो तो इलेक्शन की तारीख ले लो। ठीक है जी, हिसाब तुसी आप ही कर लो कि 13 अगस्त के बाद 90 दिन जो है गिन लें और वो इलेक्शन की तारीख है वो ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जी, तो ये सारे मामलात पे बात करेंगे। जबरदस्त किस्म का आज पैनल है। सबसे पहले जी हुकूमत से मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से खुशामदीद कहती हूँ। नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और स्पेशल असिस्टेंट बराए वजीर आजम, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। उज़मा रियाज जदून साहब है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल ये दिन सियासत के। एक तरफ खान साहब का कंटेनर है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद का रुख है फिर से, और हुकूमत की 13 जमातें हैं जो नहीं चाहती कि खान साहब आए तो, लेकिन जो खान साहब बातें कर रहे हैं वो बहुत ही इस वक्त पर्टिनेंट है और वो बहुत क्लियर नजर आते हैं कि जी किसी भी तरह से इलेक्शन की डेट लेके जाएंगे। ख्वाजा आसिफ तो इलेक्शन की डेट दे रहे हैं, तो क्या वाकई ये डेट होगी? जी सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, सूरत हाल ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। जाहिर है कि पाकिस्तान के आइन और कानून में ये चीज़ है कि असम्बली की जो मुद्दत है वो 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है, तो लिहाजा इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो बात यह है कि जितनी भी पिछली असम्बलीज बनी, आपको पता है कि उन असम्बलीज ने मुद्दत पूरी की है, पिछली 2 असम्बलीज ने, और अब ये तीसरा टर्न्योर जा रहा है। और कानून और आइन भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि असम्बली अपना मुद्दत पूरी करे। लेकिन अगर खान साहब का ये मुतालबा है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाए जाएँ, तो खान साहब को याद होगा कि जब EVM मशीनों के ज़रिए वो वोट चुराने की प्लानिंग्स कर रहे थे, इलेक्शन चुराने की, तो उस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म से पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे थे और जलसे हो रहे थे। तो उस वक्त हम इन्हें कहते थे कि आप इलेक्शन की डेट जल्दी दे दें। उस वक्त तो खान साहब जो थे वो राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा था और हर पर भी मुल्क में जो है वो तबाही थी, और उस वक्त भी मुल्क में जो थी महंगाई थी। अगरचे उसकी इस महंगाई की वजह जो थी वो खान साहब के पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेना, और साथ ये भी एक वजह थी कि उन कर्जों को बड़े भयानक शराइत पर लिया गया। बहरहाल चूंकि अभी इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, तो अब जबकि हमने उस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत को, जो कि वोट चुरा कर आई थी, RTS सिस्टम के जरिए आई थी, हमने उसको एक आईनी तरीके के साथ हटाया है, अदम एतमाद के जरिए हटाया है। अगर खान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले करवाए जाए, तो फिर जब खान साहब के पास खुद वजीर आजम थे, उस वक्त उन्होंने PDM के मुतालबे पर ये बात क्यों ना मानी? लेकिन अच्छा, आप अली गौहर बलोच साहब दूसरा सवाल सुन लीजिए क्विकली। ये बताइए कि वोट को इज्जत दो के नारे से लेकर बूट पॉलिश करने तक और डिग्गी के सफर तक आप लोगों के ऊपर बहुत संगीन इल्जामात लग रहे हैं, जैसे कि अभी खान साहब का आपने शॉर्ट खुद सुना है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड ऑन इट? देखिए, बात ये है कि ये तो मतलब है कि इस पर तो आपने देख लिया कि जो ISI के हमारे चीफ थे, उन्होंने जो बात की, और वो मतलब है कि पूरे पाकिस्तान ने सुनी कि कौन मिन्नतें करता रहा, कौन जाकर छुप के मुलाकातें करता रहा, और उन मुलाकातों के बाद जो है वो जब दिन को बाहर आते थे तो फिर उसी पाकिस्तान की अफवाज को जो है वो खुद भी गालियां देते थे और अपनी गालम गलोच ब्रिगेड के जरिए भी गालियां दिलवाते रहे।
इसके बरक्स शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई इस तरह की मुलाकातें की होती तो उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई वजाहत आ जाती। तो खान साहब का तो ये आदत है झूठ बोलना, कौम को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना और इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करना। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई खान साहब की बातों में सदाकत है। खान साहब तो ये भी कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। ये भी कहते थे कि पता नहीं कितने $100 अरब जब मेरी हुकूमत बनेगी तो फौरन आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं इन दोनों इल्जामात को जो आपके ऊपर इन दिनों मुबैन तौर पे लग रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से भी, और कुछ तज्जियाकार और एनालिसिस भी अपनी इंफॉर्मेशन के तहत ये बात कर रहे हैं। जी जी देखिए, खान साहब जो रिदा खान साहब हैं वो तो इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते रहते हैं, हरदा सराई करते रहते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में मासवाए इस मुल्क के लिए तारीख के न सिर्फ बड़े कर्जे लिए बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की, और उनके बेशुमार स्कैंडल जो है वो ज़बान ज़दे आम है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर खान साहब इतने ही सिंसियर है अपने मुतालबे पर कि ये इलेक्शन दोबारा करवाना चाहते हैं, तो खान साहब को चाहिए कि वो असम्बलियों से इस्तीफे क्यों नहीं देते, KPK को असम्बली को क्यों नहीं तोड़ते, पंजाब की असम्बली को क्यों नहीं तोड़ते, सेनेट से अपने रिजाइन क्यों नहीं देते, सिंध की असम्बली से अपने लोगों के इस्तीफे क्यों नहीं दिलवाते, ताकि अगर वो ये सिंसियरली कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, फिर पाकिस्तान की अवाम को भी पता चलेगा कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लिहाजा ये सिर्फ उन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ है और अपने ढोंग में ये एक्सपोज हो गए हैं, खास तौर पर जिस तरह से कि उनका ये बयानिया झूठ पर मबनी था कि साजिश हुई है, उस पर भी ISPR ने वजाहत की। फिर इसके बाद जो मुलाकातों का सिलसिला है कि उधर मिन्नतें करते हैं कि मैं आपको पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, आर्मी चीफ को कहते हैं। सिर्फ ये है कि मेरी गैर कानूनी और गैर आईनी तरीकों के साथ मदद की जाए। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ने अब माजरत कर ली है कि खान साहब को अब ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी जो वो अपने नाजायज और गैर कानूनी मुतालबात जो है वो मनवाना चाहते हैं। तो बहरहाल इलेक्शन वक्त पर होंगे, खान साहब मैदान में आए तो पता चल जाएगा कि खान साहब की क्या पॉपुलैरिटी है, कितनी सीटें लेते हैं, और अगर खान साहब जीत जाते हैं तो फिर हुकूमत बना लेंगे, इनको जल्दी क्या है। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। असल इंसान खान साहब को ये तकलीफ है कि वो जिस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो ये चाहते थे कि वो आर्मी चीफ की तैनाती वो करे, क्योंकि उनका अब वो वजीर आजम नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है कि ये भी एक दीवाने के ख्वाब वाली बात आप कर रही थी, ये भी दीवाने के ख्वाब है, इनको देखने में तो कोई हरज नहीं, लेकिन इनको अमली जामा नहीं पहना। ओके, नवाज़ादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपके अपने पार्टी के सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अब मुझे यकीन है कि यकीनन तौर पर आपने उनके ट्विटर पे जरूर जाते होंगे, उनके ट्वीट्स और उनके बयानात देखते होंगे। वो आपकी ही अपनी हुकूमत से सवालात कर रहे हैं बहुत सारी चीजों पे डे वन से। अभी भी उन्होंने आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, कल बल्कि एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी जो कमीशन बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एड्रेस इशू करने के लिए बलोच स्टूडेंट्स की तरफ से, उसमें भी जो है हुकूमत फेल नजर आती है, अपना स्टांस जो है वहां पे एंडोर्स कराने के लिए। फिर वो ये कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी डे वन आफ्टर ए पॉलिटिकल अनाउंसमेंट अंडरस्टैंड आवर फोन्स आर नॉट बीइंग टैप्ड, पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट वोंट बी हरास्ड फॉर व्हाट दे से एंड जजेस वुड बी फ्री टू एडजुडिकेट विदाउट एनी प्रेशर। डिड आई गेट इट राइट? यानी कि ये उस प्रेशर के पेश नजर ये बात कर रहे हैं जो कि हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और खुल्लम खुल्ला ट्वीट कर रहे हैं इस हवाले से। क्या और ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब बिलावल साहब के स्पोक पर्सन रहे हैं, तो ये पीपल्स और फिर एतजाज हसन साहब की जो बातें हैं, सो पीपल्स पार्टी के अपने अंदर से काफी सारे लोग एतराजात उठा रहे हैं आपकी हुकूमत की जो स्ट्रैटेजीज है, जो आपका नैरेटिव है उसको, उसके हवाले से। देखिए, पीपल्स पार्टी अंदर सबको इजाजत है कि वो अपना राय अगर वो समझते हैं उसके मुताबिक वो दे सकते हैं। मैंने नहीं देखे ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब के ट्वीट्स, आप बता रही हैं तो होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं आपको प्रोड्यूसर से कहती हूँ स्क्रीनशॉट लेके वो आपको भेज भी देते हैं अभी। जी मैंने हरगिज इनकार नहीं किया कि आप गलत कह रही हैं,
मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल होंगे उनकी तरफ से, और इंडिपेंडेंटली जो भी वो अपना राय देना चाहें या एतजाज एहसन साहब देना चाहें, हमने तो कभी कभी ये नहीं कहा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। पार्टी के अंदर ये चीजें चलती हैं, मगर जहां तक पार्टी का फैसला है वो बिल्कुल जो हुकूमत का फैसला है, पार्टी हुकूमत के बिल्कुल साथ ठहरी है, और जो भी फैसले हैं वो मुश्तरका तौर पर हो रहे हैं, और जितना दूसरी कोई पार्टी इस हुकूमत में ओन करती है फैसलों को, उतना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन करती है। अच्छा, नहीं, लेट्स इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियरली स्टांस ले लेते हैं ना नवाज़ इफ्तिखार साहब। एक जो आसमा जहांगीर वाली कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी हमने देखा कि कुछ नारे लगे, कुछ बातें हुई। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मौजूदगी में हुआ और उस पर वो कोई बात नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उल्टा उन्होंने माफिया मांगी। सो यही नारे, यही बातें जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, और यही कमीशंस एक्चुअली द पॉइंट जो कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं और बाकी दीगर लोग भी पूछ रहे हैं कि ये सारी वो बातें, और इवेंचुअली चाहे वो MNA के हवाले से बात कर ली जाए, जो कहा जा रहा है खासतौर पे, ये सारी चीजें जो इस वक्त पॉइंट आउट हो रही हैं और जो इस वक्त सारी चीजें चल रही हैं, इस पे यही सवाल है कि क्या ये उस वक्त भी जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो ये वही सवालात थे, और अब हुकूमत में है ये वही सवालात हैं जो कि हॉन्ट कर रहे हैं। तो अब आप लोग का बयानिया कहाँ है, कहाँ खड़े हुए इस वक्त? अच्छा, ये बीच में जरा वो आ गया था, जी तो जी एग्जैक्टली, मैं आपका सवाल जी मैं भी थोड़ा सा, मैं इसीलिए क्या दोबारा अगर मैं आपको बता दूं कि मैं यही देख रही थी कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में। जी दोहरा दूं मैं अगर आप मिस कर गए तो? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ह्यूमन राइट्स के हवाले से बिलावल साहब बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे, हम ये देखते थे, और आप लोग और पीपल्स पार्टी का स्टांस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मिसिंग पर्संस के हवाले से, अली वजीर के हवाले से बहुत ज्यादा कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और अब जो आसमा जहांगीर साहिबा की जो जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुआ, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो नारे लगे और उसके बाद जो बिलावल साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा, और इवेंचुअली आसिफ अली जरदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दिए, तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा ना कि कहाँ खड़े हुए हैं। क्या आप लोग स्टिल उसी नैरेटिव पे खड़े हुए जिस पे आप लोग पहले भी खड़े हुए थे, या फिर अब स्टांस चेंज हो गया है? देखिए, हमारा स्टांस वही है जो पहले था। वो क्या? अली वजीर वाले के पर भी हमारा स्टांस वही है जो पहले दिन था। हमने कोई बैकआउट, सिर्फ बात ये हुई थी कि इदारों के खिलाफ वहां जो नारे लगाए गए, उसके ऊपर स्टेटमेंट जरदारी साहब ने भी दिया और बिलावल साहब ने भी दिया कि वो मुनासिब नहीं थे। अच्छा, और आप लोग क्या समझते हैं फिर कि मिसिंग पर्संस का मामला या अली वजीर साहब का मामला कैसे हल होगा? बिलावल साहब इस जमाने में क्या करेंगे? क्योंकि उनसे लोग मुतालबात कर रहे थे उस दिन भी, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कमेटी के सरबराह थे और सारी चीजें वही देख रहे होते थे जब आप लोग ऑपोजिशन में थे। जी देखिए, उस वक्त कमेटी की सरबराही बिलावल भुट्टो साहब के पास थी, वो बिल्कुल इसमें उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था। अब कमेटी की सरबराही उनके पास नहीं है, मगर वजीर खारजा होते या पार्टी का हेड होते हुए आज भी पीपल्स पार्टी का स्टांस हुई है, और मिसिंग पर्संस के हवाले से जो सरदार अख्तर मैंगल साहब का है, पूरी गवर्नमेंट का स्टांस हुई है। और आज भी हम इस चीज में हैं कि हमारा जो मिसिंग पर्संस का मसला है उससे हल होना चाहिए आईनी और कानूनी तरीके पर। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज भी नवाज इफ्तिखार साहब क्विकली इसमें ये भी ऐड ऑन कर दीजिए कि जब हम देखते थे माजी के अंदर आसमा शराजी हो गई या हामिद मीर साहब हो गए, अफसार आलम साहब हो गए, इस तरह के जब सहाफियों को हम देखते थे कि उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आ रही है, कोई भी मामला हो रहा है, आप लोग स्टांस लेते थे। अब हम देख रहे हैं अरशद शरीफ शहीद को देख लें, अभी इस वक्त मुईद पीरजादा साहब के हवाले से जो खबरें हैं उनको जाना पड़ा है, इरशाद भट्टी साहब हो गए, दीगर
सहाफी जो इमरान रियाज खान साहब हो गए, ऐसी सिचुएशन में नजर नहीं आ रहा हमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो कि हमेशा कड़ी रहती थी सहाफियों के साथ और बात करती थी बढ़ चढ़कर आगे आके, इस वक्त की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस वक्त जो हम थ्रेट देख रहे हैं सहाफत को, जो मुश्किलात हैं और दीगर लोग, बहुत सारे नाम है, देयर लिस्ट ऑफ द पीपल, उस हवाले से हम नहीं देख रहे कि वो अग्रेसिव स्टांस आ रहा हो जो पहले आता था। देखिए, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल आज जो हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है सेंटर की, उनकी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने अरशद शरीफ साहब का भी और जो बाकी हमारे सहाफ़ी मुल्क छोड़ के गए हैं तमाम पर उन्होंने बड़ी बड़ी खुल के बात की है। और पीपल्स पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमेशा हामी रही है और हम आज भी हमारा स्टांस यही है। और हमें थोड़ा सा अगर हम इंतज़ार कर लें कि अरशद शरीफ साहब की जो इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम अगर कोई राय कायम करें तो मेरे ख्याल बेहतर होगा। और बाकी ये जो आपने बताया कि साबिर शाकिर साहब भी बाहर है, साबिर शाकिर साहब भी बाहर है जस्ट बिकॉज ऑफ इट के जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनका भी ये रिपोर्ट आ जाए कि ये इन्हें किसने थ्रेट किया। अब देखें कि जो अरशद शरीफ साहब की आ रही हैं वो मुतज़ाद रिपोर्टें आ रही हैं कि वो नहीं जाना चाह रहे थे और फिर उन्हें बार बार कहा गया, फिर केपीके गवर्नमेंट से अभी भी नवाज़ाद इफ्तिखार साहब, दिस इज अलार्मिंग, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, आई डोंट रियली वांट टू कट यू, मतलब देखे ना, इट इज हैंड्स प्रूविंग कि जी अभी भी आपके लोग बाहर हैं, साबिर शाकिर बाहर है, मोहित पीरजादा बाहर है, इरशाद भट्टी चले गए अपनी फैमिली को लेके, तो अभी भी इज दिस हैपनिंग, देयर इज समथिंग हैपनिंग, दैट इज व्हाई दे ऑल आर एट आउट। जी मैं यही कह रहा हूं ना कि जरा इसकी सारी इंक्वायरीज आने दे, ये सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ठीक है, ओके। उज़मा रियाज़ुद्दीन साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। उज़मा साहिबा, आपको आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा उज़मा साहिबा, अब ये बता दीजिए, इस वक्त जो बिल्कुल कंटेनर पे जो तकरीर हो रही है ना खान साहब की, उसका राउंड द क्लॉक 360 एंगल ही चेंज हो गया है जब से प्रेशर हुई है डीजीज की। अब मुझे बताएं कि आप लोग की इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में किससे जंग है? क्या इन 13 जमातों के साथ जंग है जो थी, या फिर अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला? देखिए रिदा, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो सबसे अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए भी, सियासत में जितने भी, मैं समझती हूँ सियासत के अंदर भी, तमाम पॉलिटिशियन के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, फौज के लिए भी, अदलिया के लिए भी, बहुत से इदारे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी हैं। और अगर इस वक्त हम सब ने अगर होश के नाखून ना लिए और पाकिस्तान के मामलात को, अपनी ज़ात को हटा के पाकिस्तान के मामलात को अगर हमने तरीके से हैंडल ना किया तो बहुत से मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जी जिस तरह से खान साहब को जो इस वक्त अगर देखा जाए जो गुस्सा है, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ठीक गुस्सा है कि जिस तरह से इन्होंने इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को संभाला, और जिस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने तरक्की की राह पे गामजन किया, और जैसे ही पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में आने लगा तो आपने एक इलेक्टेड पीएम को हटा के, और बीच में वही बात है कि साजिश और मदाखलत के तहत आपने खान साहब को हटा दिया, और हटाने के बाद आपने जो ब्लेम लगाया खान साहब के ऊपर कि जी महंगाई बहुत कर दी है खान साहब ने, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डॉलर की कीमत बढ़ा दी, आटे चीनी की मामलात में आप लोगों ने बहुत ज्यादा खान साहब को ब्लेम किया। और जब आप लोग खुद आए तो आप लोगों ने क्या किया? ना सिर्फ आप लोगों ने चलती हुई इंडस्ट्री तबाह करके रख दी, एग्रीकल्चर सेक्टर आपने तबाह कर दिया, आपने वो जो हमारे समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनके हकूक को आपने सल्ब किया, उनका वोट का हक आपने वापस ले लिया। आपने जो नैब के कानून बने हुए थे जिनमें तमाम बड़े लोगों को शिकंजे में लेना था और उनसे पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत निकलवानी थी, वो कानून आपने बदल दिया, आपने चोरों को एनआरओ दे दिया, पाकिस्तान से आपने भगा दिया। तो ये तमाम चीजें किसी भी मुहिब्बुल वतन जो भी पाकिस्तानी इस वक्त
मुल्क के अंदर मौजूद है और जो पाकिस्तान के लिए 75 लोगों साल पे से एक कोल्ड है। बहुत, एक मिनट उज़्मा साहिबा, इसी पे ऐड कर लीजिए क्विकली वाला, आप लोगों पे भी मुबैना इल्जाम है बहुत सख्त किस्म का हुकूमत की तरफ से भी कि जी, और जो इदारों की प्रेशर आई उसके बाद भी कैटेगोरिकली नजर आ रहा है कि जी आप रात में पाँव पकड़ते हैं, दिन में आप आके जो है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल तो नहीं जो बात रिदा, एक मिनट होल्ड ऑन, जो बात आप कह रहे हैं कि जी वो बूट पॉलिश ये है, आज जो खान साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो आपको कह रहे हैं, तो ये मतलब क्या हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि आप लोग खुद तो कहते थे कि सिविल मिलिट्री मिसाली ताल्लुकात हैं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि हमें, हमारी फौज हमारी है, हमारे मुल्क की है, हमें किसी इदारे के साथ हमें कोई मसला नहीं है कि हाँ एक दो शख्स हैं जिनकी वजह से इदारा बदनाम हो या इदारे की वजह से आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुतासर हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुतासर हो, खारजा पॉलिसी मुतासर हो, तो उसके ऊपर बात जरूर की जा सकती है, लेकिन आप किसी इदारे को ब्लेम नहीं कर सकते, पूरे इदारे को आप ब्लेम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप कह रही हैं ना कि जी हम बूट, बिल्कुल भी नहीं। देखें, खान साहब ने कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं किया कि हमारी बैकडोर मामला डील हो रही हैं और जिसमें आरिफ अलवी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। खान साहब ने ये बात भी कही थी कि झूठ मैं बोलूंगा नहीं और सच मैं आपको बता नहीं सकता, और उन्होंने सिंपल ये बात की कि हाँ बिल्कुल हमारे बैकडोर मामलात आपस में हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो डिग्गी में बैठ के नहीं गए, उन्होंने ये नहीं किया कि जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर और फौज के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ खान साहब ने बात की है तो उसके ऊपर अपने स्टैंड के ऊपर खड़े रहे हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि हाँ जी इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने किया, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने किया कि जिस वो बोलते रहे और अब उनको इदारों के अंदर जो कुछ उनके साथ हो उस चीज कुछ नजर नहीं आती, और वो आप कहते हैं हाँ जी क्योंकि हमें NRO 2 मिल गया, हम पाकिस्तान से चले गए, हमने पाकिस्तान की दौलत बाहर शिफ्ट कर ली है, हम और हमारी औलादें महफूज हैं, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये तमाम चीजें हैं, और कोई भी एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो भी है वो थक गया है कि भाई कब तक आप इस तरह से इन्वॉल्वमेंट करते रहेंगे, क्यों नहीं पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होती इन चीजों के अंदर, क्यों नहीं पॉजिटिवली आप पाकिस्तान को फॉर अ ब्रेक, ठीक है, समझ में आ गया मुझे जी। मैंने चूंकि ब्रेक पे जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, उसके बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से जी पहले बात हो रही थी ख़ास तौर पे इस वक्त सारी सूरत हाल जो सियासी है मंजरनामे उसके ऊपर तो हो ही रही है बात, लेकिन अब आगे क्या होगा। अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अली साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन है, राना सनाउल्लाह साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अब कि जी अभी ये डिसाइड करना है कि शहर इक़्तिदार में आने भी देना लॉन्ग मार्च को या नहीं आने देना, फिर शारा दस्तूर से लेके 0 पॉइंट तक आज वजारत दाखिला ने उसको एक्सटेंड भी कर दिया रेड जोन को, फिर एक तरफ जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मुज़ाकरात की कमेटी बना दी, फिर वजीर आजम साहब ने खुद कहा कि जी ये हमें कहलवा रहे थे एक दोस्त के थ्रू, और ये वो इस तरह की बातें उन्होंने चौराहे पे फोड़ दी। अगर वो चाह रहे थे मुज़ाकरात करना अपोजिशन के साथ तो उन्होंने एक तरफ से ये बातें शुरू कर दी, फिर अब हुकूमत ये कह रही है कि जी आने देंगे भी नहीं देंगे, पहले क्या कहा जा रहा था कि जी मुज़ाकराती टीम भी होगी। अब मतलब ये कंफ्यूजन वाली बात है ना, या तो मुज़ाकरात करें, अगर मुज़ाकरात करने जाएंगे तो फिर चौराहे पे तो वो नहीं हो सकता ना कि बगल में छुरा और मुंह पे राम नाम, वो वाला मुहावरा तो हो नहीं सकता कि एक तरफ मुज़ाकरात भी हो और एक तरफ जो है वो गुस्सा भी किया जाए। तो मेरे ख्याल से इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ऐसी सिचुएशन में। देखिए रिदा साहिबा, मैं एक दो गुजारिशें करूं, आपके सवाल के जवाब की तरफ भी आता हूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि इस बात पर भी बात की जाए कि जो खान साहब ने जो है अपने दौरे इक़्तिदार में जो करप्शन के जरिए मुल्क डुबोया था उसका तज़किरा जरूर होना चाहिए, क्योंकि खान साहब हमेशा दूसरों को चोर चोर कहते हैं, और वो एक पंजाबी की कहावत है कि
विचू विचू खाई जाओ तो उतू रोला पाई जाओ। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने खुद तो अपने दौर में सबसे बड़े करप्शन के स्कैंडल्स बनाए। 6-6 कैरेट की और 5-5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियां जो हैं वो मतलब है कि डिमांड करते रहे। आपको पता है कि फरा गोगी साहिबा को NRO जो दिया वो खान साहब ने दिया, परवेज इलाही की हुकूमत ने, जो कि हमदा शहबाज साहब के टाइम में उनके ऊपर FIR हुई एंटी करप्शन में। खान साहब ने फौरन, परवेज इलाही की हुकूमत आई है तो वो FIR खारिज करवाई है। फिर खान साहब असल ये चाहते हैं, इनका खान साहब की तो मैं समझता हूँ कि इनकी करप्शन का और इनकी बातों का एक्ट जो है वो ISPR के जो मीटिंग हुई, मीडिया टॉक हुई, उसमें हो गया कि खान साहब जो है वो ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि वो फौज उनके साथ खड़ी हो, वो अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करवाएं। फौज उनके साथ खड़ी हो, वो मतलब है कि चीनी के स्कैंडल बनाए, अरबों रुपए के लूट ले, कोरोना का फंड जो बाहर के मुल्कों से आया है उसको लूट ले, खा पी जाए, जो सुनामी ट्रीज में अरबों रुपए वो खा पी जाए, लेकिन उनको कोई पूछने वाला ना हो, उनका कोई एहतसाब करने वाला ना हो। फॉरेन फंडिंग केस अरबों रुपए, चाहे वो इंडिया, इसराइल और जो दीगर बाहर के ममालिक से काला धन मंगवा के पाकिस्तान में इंतशार फैलाए, पाकिस्तान के इदारों की तबाही करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं हो, और इन तमाम कामों में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे। तो असल बात ये है कि जो दूसरों को वो ताने देते हैं कि फलां डिग्गी में बैठ के गया, फलां बूट पॉलिश कर रहा है, जो खान पूरी रात आरिफ अलवी की मौजूदगी में प्रेसिडेंसी में बैठकर बूट भी पॉलिश करते रहे और पाउंड उड़ते ही नहीं थे, जिसका कि वजाहत मतलब है कि बड़ी तफसील के साथ ISI के चीफ ने की है। तो उसको तो वो कहते हैं कि ये बूट पॉलिश नहीं है। अगर दूसरे लोग कानूनी और आईनी तरीके के साथ इनकी हुकूमत को उतारे तो वो फिर बूट पॉलिश कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने अभी मामला मुद्दा उठाया है कि ये रेड जोन में, देखिए बात ये है कि कुछ दिन पहले आपने, ये 2 दिन पहले अमीन का परसों वो अमीन गंडापुर की जो है वो ऑडियो आई और जिसका पूरे पाकिस्तान ने सुना। इन बातों के होते हुए कि एक तरफ आप असलहा इकट्ठा कर रहे हैं मुल्क में कत्ले आम करवाने के लिए, और आपको याद है कि ये कहते हैं कि नहीं जनाब अभी परवेज खटक साहब की आवाज सुनवा रही थी इंट्रो में, तो भाई आपका इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखेंगे क्या है कि पिछले दिनों जो इन्होंने लास्ट एहतजाज किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वायलेशन की, और ये तो कहते थे 5 लाख लोग लेकर आए, लोग तो 250 भी ना लेकर आ सके, और उल्टा जो 40-50 शरपसंद लेकर आए थे उनको रेड जोन के अंदर घुसा दिया और पूरे इस्लामाबाद में आग लगा दी। इससे पहले जो 2013-14 में इन्होंने धरने दिए थे, आपको पता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, लॉकडाउन किए, और असम्बली की जो ग्रिल थी असम्बली हाल की उसके ऊपर शलवारें लटकाई, फिर PTV के ऊपर हमला किया। ये इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनकी हिस्ट्री है। हालांकि इन्हीं की गवर्नमेंट के टाइम में एक मजहबी जमात ने प्रोटेस्ट किया तो इन लोगों ने उनके घरों में घुसकर गोलियां मारी, और जो लास्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है उसमें भी आपको पता है कि एक बेचारे कांस्टेबल को इन्होंने गोली मारकर हलाक किया पंजाब के अंदर। ये इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये अगर अपनी शर पसंदी के लिए, चूंकि जब भी ये आए हैं ये पाकिस्तान में शर फैलाने के लिए आए हैं न्याजी साहब, लिहाजा इनके शर का कानूनी तरीके के साथ सर कुचलना जरूरी है। और जाहिर है कि अगर कोई पुरअमन प्रोटेस्ट हो तो अब तो उसको तो मतलब है कि इखलाकी तौर पर हम उसके मुखालिफ तो नहीं है, कानूनी तौर पर भी, लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज का कहकर आकर आप अमन तबाह करने के लिए आए और आपके इरादे मज़मूम हो तो हम कितनी बार इन शर पसंदों के ऊपर एतमाद करें जी। हम बिल्कुल इनको आनी हाथों के साथ शरअंगेजी से रोकेंगे। पुरअमन एहतजाज का जरूर तरीका बनाया जाएगा, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट की शायद मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास गई है कि ये जो ऑडियो अमीन गंडापुर की आई है कि उसके बाद हमें
जो है वो मतलब है कि इन लोगों को इस्लामाबाद में घुसने की इजाजत नहीं देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के कैपिटल की तबाही ना हो। वरना तो इनकी ये सूरत हाल थी कि इन्होंने जब पहले धरने दिए थे उस वक्त भी चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहे थे, इन्होंने उनको रोका, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, हुंडी के जरिए पैसे मंगवाने की बातें की। ये तो अपने इक़्तिदार आजकल इमरान नियाजी साहब का बयानिया और इंडिया का बयानिया एक है। आज मैं इंग्लैंड में एक प्रोटेस्ट देख रहा था जिसमें कि इंडिया के झंडे भी थे और ये हर वो जुबान बोल रहे थे। वो वीडियो फेक है, वो पुरानी वीडियो है अली गौहर साहब, वो पुरानी वीडियो है, वो क्लियर हो गया। इनकी नई बातें भी सुन ले, इनकी नई बातें भी सुन ले। तो ये किस समा ने एक वीडियो चलाई है, वो फेक है, फेक अलर्ट है। एक बात से आप भी इत्तेफाक करेंगी जी कि इंडिया के मीडिया के ऊपर जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वो ऐसी सिचुएशंस का फायदा उठाते हैं। दैट्स ट्रू, जी दैट्स ट्रू। जो दुश्मन ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक जिनमें बशमूल भारत शामिल है, पेश है, वो हमारी इस तरह की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ठीक कहा। नवाज इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। नवाज इफ्तिखार साहब, डू मोर का मुतालबा आज सुनने में आ रहा है IMF की तरफ से, जो मुज़ाकरात होंगे उसके अंदर दोबारा से। अब वजीर खारजा बिलावल साहब हैं, वो जहाँ गए और जहाँ से भी चीजें आई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उसकी पजीराई और उसकी तशहीर भी की गई। अब इस सारी सिचुएशन में अगर डू मोर का मुतालबा होता है, जहां पे फ्लड्स की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, मईशत संभल नहीं रही, डॉलर अपना बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में मंदी है, ऐसी सिचुएशन में अगर डू मोर का मजीद मुतालबा होगा तो कहां स्टैंड करेगी हुकूमत? देखें, इसे देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस सियाको सबाक में ये बात की है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जराए जो हमें बता रहे हैं, IMF की जानिब से पेट्रोल लेवी पर 31 दिसंबर तक 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा हो रहा है, जबकि 2023 तक 50 रुपए फी लीटर करने का वही मुतालबे के हवाले से बात की जा रही है। सेल्स टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद आयद करने की बात हो रही है और इसके अलावा सब्सिडीज को महदूद करने की बात हो रही है। अगर यही सारी चीजें रहेंगी, और एक और चीज, पेट्रोलियम मसनूआत पर ही जीरो सेल्स टैक्स को मरहलावार खत्म करने पर भी बात हो रही है और टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो टैक्सेस के हवाले से उसके ऊपर भी बात की जाएगी, तो गरीब तबका तो मजीद पिसके रह जाएगा और मतलब क्या हाल होगा? देखिए, हुकूमत कोशिश कर रही है, IMF से भी हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये मुतालबात आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें साबका हुकूमत की तयशुदा थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो एग्रीमेंट है उससे भी ना हटें, मगर उन्हें जो जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे सैलाब के बाद, उस पर उन्हें एतमाद में लें और हम अपने यहाँ पर लोगों को कुछ सहूलत दे सकें। आज आपने देखा कि 600 अरब का जो है वजीर आज़म साहब ने तरक्याती पैकेज दिया है किसानों के लिए। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दें और इस किस्म के जो मुतालबात हैं वो मुख्तलिफ उनकी तरफ से आते रहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक उन्हें एतमाद में लेकर आगे चलें। और एक मैं बात करता चलूँ कि अभी बात हो रही थी कि खान साहब के 3-4 साल जो उनके जो हुकूमत थी उनके कारनामों की, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब खान साहब खुद कह चुके हैं कि जिम्मेदारी मेरी थी, हुक्मरानी किसी और की थी, फिर कारनामे कैसे थे? खान साहब कहते थे कि जी, खान साहब आप कहते हैं सरे आईना मेरा अक्स था, पसे आईना कोई और था। तो फिर ये कारनामे किस चीज के गिनवाते हैं ये कि खान साहब ने इकॉनमी ये कर दी, खान साहब ने इंटरनेशनल वो कर दिया, खान साहब फलां करने लगे थे। खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि जनाब मैं तो सिर्फ बैठा था और हुक्मरानी कोई और कर रहे थे, मुझे तो उन्होंने बस एक वो स्टैचू के तौर पे बिठाया था, एक कठपुतली के तौर पर। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं आपकी तरफ आती हूँ उज़्मा साहिबा। मुझे ये बताइएगा, बस अब लास्टली मैं आपसे भी सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर इजाज़त नहीं मिलती और जिस तरह की रिफ्ट्स हमारे सामने नज़र आ रही हैं आपके और हुकूमत के दरमियान, मामलात तय नहीं पाते, दो आप लोग कोर्ट के अंदर भी चले गए अब तो लेके,
इसको, तो क्या फिर सिचुएशन बनेगी और आप लोग किस तरह से फिर नेक्स्ट अमल आप लोगों का होगा? पहले तो रिदा, मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब के एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी, कि जी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जी वो तो ये वजीर आजम वो खुद थे और हुकूमत कोई और चला रहा था, तो किस चीज़ की ये ले रहे हैं। देखिए जी, हुकूमत जो भी खान साहब ने कहा बिल्कुल हम उस चीज़ को ओन करते हैं। और आज अगर खान साहब कंटेनर पे चढ़े हुए हैं और लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और अपनी बात के ऊपर उन्होंने काहिल किया है और लोग उनकी बात को ओन करते हुए उनके साथ खड़े हुए हैं, तो जो आपके वजीर आजम साहब है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो ये कहा था मैं तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, तो आप अपनी बारी में क्या कहेंगे? तो क्यों नहीं आप फिर हमारी आवाज के साथ आवाज बनते और आके खड़े होते। लेकिन बात यह है कि मुखालफत दर मुखालफत करनी है और खुद ये बात एडमिट नहीं करनी। आज खान साहब अपनी जिस मौकफ पे खड़े हुए अपना मौकफ उन्होंने अवाम को बताया और अवाम के साथ खड़े हुए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे जी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खान साहब विन करेंगे। खान साहब अपने लिए अपनी औलाद के लिए खड़े नहीं हुए, खान साहब इस वक्त खड़े हुए हैं अपने मुल्क और कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। उनका कोई बच्चा सियासत के अंदर नहीं है, उनकी बीवी उनकी बहनें सियासत के अंदर नहीं है, उनके नवासे नवासिया कोई इस किस्म का चक्कर नहीं है। तो बात यह है कि इस वक्त खान साहब जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके खड़े हुए और जिस तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से सहाफियों के लिए वो आवाज बुलंद करें, और वो सहाफी जो खान साहब की मौक़िफ़ की तायीद करते हुए खान साहब को अगर उनके बयानिए को तस्लीम करते हुए अगर उस पे पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं, तो उनका हाल देख लें आप किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से उनको टारगेट किल किया जा रहा है, और फिर इल्जाम लगाने की कोशिश की जाती है कि ये खान साहब ने खुदा ना खास्ता इस तरह से करवाया है। तो मैं तो ये समझती हूँ जिस तरह से राना सनाउल्लाह जो बयान दे रहे हैं ना कि जी ये साबिर शाकिर जो बाहर बैठे हुए हैं, इरशाद भट्टी क्यों गए, इमरान रियाज खान के ऊपर क्यों मुल्क छोड़ने का वो कह रहे हैं, तो ये तमाम जो जितने भी हमारे लोग हैं इन सब के बयान देखा जाए और राना सनाउल्लाह के बयान को देखा जाए, पीडीएम के बयान को देखा जाए, और फिर उन बयान को जो इरशाद शरीफ ने जो बयान दिए थे उनको कंपेयर करें, तो आपको बहुत सी चीजें तब भी आपको क्लियर कट नजर आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो हमें इस हुकूमत के ऊपर यकीन है ना किसी और के ऊपर यकीन है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन के थ्रू इस चीज की कार्रवाई करवानी चाहिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम लानी चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बंदे का मामला नहीं है बल्कि पाकिस्तान की इज्जत का भी मामला आता है, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बन रहा है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त अरशद शरीफ का जो मामला है इसको पीडीएम को भी ऑन करना चाहिए और इसके ऊपर भी यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करना चाहिए, जो हमारी ह्यूमन राइट कमीशन है उनसे मुतालबा करना चाहिए कि वो यहाँ पर आए और इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बना के, और बिल्कुल जो साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन है वो आनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे बैठ के झूठ के जरिए उल्टी सीधी बातें करके लोगों के माइंड बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी इसमें कि भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या खुदा न खास्ता इमरान खान इन्वॉल्व है, क्यों नहीं आप बाहर से लोगों को बुला के इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर कराते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा भी करूंगी और पीडीएम से भी कहूंगी, मैं एज एक शहरी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कहूंगी कि इस वक्त आप ह्यूमन राइट की कमेटी को चला रहे, वहां के चेयरपर्सन है, आपको आवाज उठानी भी चाहिए और आपको इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा रियाजुद्दीन साहिबा आपका, अली गौहर बलोच साहब आपका और नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया प्रोग्राम का, इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।